हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। मियाँ नवाज़ शरीफ वापस कोट लखपत जा रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि गुज़िश्ता हफ्ते अगर सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला दे देता कि मियाँ साहब जो हैं वो लंदन चले जाएं इलाज के लिए, तो क्या ये काफ़िला इस वक्त यहाँ होता या ना होता? तो ज़ाहिर है नहीं होता। और जो कारकुन हैं वो क्या करते, लेकिन नारे लगा रहे होते ना किस मियाँ दे नारे वजन के। अगर वो लंदन चले जाते तो नहीं, जहाँ भी जाता रैली तो जाती ना बहरहाल एयरपोर्ट। नहीं, इस तरह की रैली तो नहीं जाती। नहीं, किस तरह की जाती? छोटी सी रैली जाती। ये क्या बात है? नहीं यार, रैली जाती, छोटी सी रैली। देखिए कम अज कम जैसे आज अगर आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ट्विटर टाइमलाइन देख लेते तो एक वहाँ पर एक इमेज था ना, वो मतलब हर क्या कहते हैं डेट का इवेंट बनाना होता है ना, तो आज की डेट का भी लिखा हुआ था। आई थिंक क्या 7 मई है, 7 में ऊपर लिखा हुआ है 7 मई, और फिर नवाज शरीफ साहब ये चीज चल रही है, चलो कोट लखपत चलो। तो जाहिर है कि चलो हाली स्ट्रीट क्लिनिक चलो तो नहीं लिखा होता ना यार, वो सब कहने का मकसद। लेकिन चलो एयरपोर्ट तो लिखा होता है। चलो एनीवेज, जब से सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये फैसला दिया उसके बाद ये खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के और चीफ हैं वो लंदन में ही रुक गए। और फिर एक रिवाइवल फॉर्मल हमने देखा कि मरियम नवाज़ की ट्वीट्स आनी शुरू हो गई और पार्टी की रीस्ट्रक्चरिंग हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए और फिर ऐसे जो कि जिससे अंदाज़ा हुआ कि हॉक्स की तरफ ये पार्टी जो अपना जो इनका जीटी रोड वाला बयानिया था उसकी तरफ जा रहे हैं। बट जाहिर है आज जो है मियाँ साहब पहुँच जाएंगे और मियाँ साहब जेल चले जाएंगे। उसके बाद कल क्या होगा ये मैं मुझसे साहब से पूछ रहा था, तो आप बताएं। क्या होगा? विल बी नॉर्मल। कल जेल में क्या होगा? नहीं बाहर नहीं। तो देखें, रमज़ान है, इसमें आप एक जुलूस तो निकाल सकते हैं, और रमज़ान के बाद ही अगर कोई तहरीक का मूड है या मज़ीद पॉलिटिकल एक्टिविज़म का मूड है तो इस महीना गुजरने के बाद ही होगा। आज तो चूँकि उन्हें जाना था, इत्तफाक से पहला रोज़ा भी आ गया, तो अब जाहिर है कि ये अभी तक इतनी एनर्जी तो है ना, मतलब अभी रोजे इतने नहीं लगे, तो आप कह रहे हैं कि मतलब जाहिर है कि बाकी माह रमज़ान मैं ये नहीं कह रहा। नहीं तो ये आप कह रहे हैं ना। नहीं मतलब मैंने मतलब मैं क्या करूँ इनके साथ ये? देखो मैं एक और आप अपना थीसिस दीजिए। मैं थीसिस क्या, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने कहा कि आपका ये मतलब है कि भाई इतनी एनर्जी नहीं रहेगी पूरे रमज़ान में? ये आप रिवायती तौर पे रमजान में सियासत नहीं होती है, एक्टिविज्म की। इस सारे इफ्तार पार्टी सिनेरियो में मरियम नवाज का रिवाइवल हुआ है और फिर अभी जो है हमजा शहबाज भी बैठे हुए हैं आगे, और वो जो सिंबलिज्म है तो विच ऑल्सो गोस के भाई अब जो है शायद पार्टी ज़रा हॉकिश वो करेगी। लेकिन यार ये डिबेट ना पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमने को 20 दफ़ा तो ये डिबेट हुई है। आई मीन कम से कम, और वो सिर्फ हमारे दरमियान, और हम रोज़ाना इस डिबेट को नहीं छेड़ते। चैनल पे तो मेरे ख्याल 200 बार ये डिबेट हुई है। मैं एक सवाल है कि बयानिया जो होता है, ये बयानिया जो होता है, इसकी शेल्फ लाइफ क्या होती है यार? क्योंकि बड़ी ये कहते हैं ना पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, ये तो बड़ा नॉन पेरिशेबल। मैं आपसे मुबशर साहब ये भी जानना चाहूँगा कि कल आज शाम को जो आप एक अपनी थ्योरी दे रहे थे कि जी अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट बाहर जाने के इलाज कराने की इजाज़त दे देती तो क्या ये तब भी नजरियाती होते या सीधे चले जाते? मेरा तो ख्याल है कि उसके बाद तो पार्टी का वही हशर होता जो 99 में हुआ। आज बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा आरफा नूर ने डॉन में, और उसने यही बात की कि मुस्लिम लीग के बैक ऑफ द माइंड ये भी है कि वो एक आप उसे बैगेज कह लें या कुछ भी कह लें कि 99 में जब हुआ था कू और इनको अटक किले में भी रखा गया, मियाँ साहब को, पूरी फैमिली को कैद किया गया, उन पर मुकदमे चलाए गए, तो पार्टी उस वक्त भी ये था कि एक नज़रियाती पार्टी जो वजूद में आ रही है, और जैसे पीपल्स पार्टी वालों ने कोड़े वोड़े खाए हैं और मतलब वो जो है ना, तो शायद नून लीग। लेकिन उसके बाद अचानक के अगले साल खबर आई कि पूरी फैमिली निकल गई, तो उसके बाद एक बिल्कुल वैक्यूम आ गया। लेकिन ये एनोलॉजी जो है ना, आप कह रहे हैं आरफा ने ये कहा है, मुझे थोड़ा सा इससे इख्तलाफ है। उस वक्त ये लोग सब गए थे, बोरिया बिस्तर इनका लपेट दिया गया था, और हुकूमत भी ये चाहती थी कि किसी तरह यहाँ से चले जाएं, हुकूमत की भी ख्वाहिश थी। इस वक्त जो अगर ये जा रहे हैं तो ये मेडिकल ग्राउंड्स पे जा रहे हैं, ये नहीं कि हुकूमत इन्हें भेजना चाह रही है, बल्कि अच्छा वो खुद जाना चाह रहे हैं, खुद जाना चाह रहे हैं, लेकिन वजह मेडिकल है।
मेडिकल है, तो मेडिकल ग्राउंड का मतलब ये है कि वापसी का रास्ता भी है कि जी जब इलाज हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। 99 से इसे जोड़ना मेरा ख्याल है ठीक नहीं। क्योंकि चलें वो छोड़ दें, उससे आगे बढ़ जाते हैं। लीगली क्यों थोड़ी सी आगे बात बढ़ी, क्योंकि अब तो वो एक कन्विक्ट हैं, ठीक है। कन्विक्ट को अनप्रेसिडेंटेड वे में एक 6 हफ्ते की अदालत की तरफ से वो दी गई कि आप जाकर के इलाज करा लें, और फिर जब वो दोबारा मांगने गए तो उन्होंने कहा जी आपको इलाज कराने के लिए दिया था, आप टेस्ट कराते रह गए, और वो सारा। तो मेरे ख्याल में अभी थोड़ा किसी कन्विक्ट को इस तरह हुआ नहीं है कि आप जो है अदालत की तरफ से, और हम जब एक दिन पहले ये बात हो भी रही थी सुप्रीम कोर्ट से, तो हमने कहा था कि अच्छा अब ये जब मिसाल बन ही गई है तो दिस इज़ इररेलेवेंट कि कोर्ट उन्हें कहा कि जी वो पाकिस्तान के अंदर रह के इलाज करा सकते हैं। उसूल तय हो गया ना कि कन्विक्ट को आप बाहर भी भेज सकते हैं, जेल से बाहर इलाज के लिए। हाँ, जब ये उसूल तय हो गया तो ये इररेलेवेंट बात है मेरे हिसाब से कि अगर कोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान में रह के इलाज करवाएं, या कोर्ट ये कह दे कि जी इलाज कराने आप लंदन भी चले जाएं, मुझे ये रेलेवेंट चीज़ें लग रही। बुनियादी बात ये है कि वो जेल से बाहर इलाज कराने की उन्हें इजाज़त मिल गई। और ये कि आज की एक्सरसाइज से कम से कम ये होगा कि मुस्लिम लीग नून के वो वर्कर्स जो बिल्कुल मायूस हो रहे थे, और जिनका ये जो जिनका ये ख्याल था कि शहबाज शरीफ साहब वाला बयानिया जो है वो गालिब आ रहा है, और लेकिन ये जो पॉइंट है ना यार, अब सॉरी, अब मतलब थोड़ी सी अब हम तो चले 99 तक चले गए हैं, उससे अपने आप में थोड़ा सा वापस ले आते हैं यहाँ पर भी। जीटी रोड को ही देख लो, ये जो नजरिया और ये जो बयानिया है यार, इसका जो ऑन ऑफ स्विच है वो बड़ा लाजवाब है यार। मतलब कभी ऑन हो गया, सब कहते हैं हाँ अब हम नजरियाती हो गए हैं, अच्छा फिर ऑफ हो गया, अच्छा नहीं यार अब हम नजरियाती नहीं है। तो मतलब कब तक ये गेम भी चलानी है? मेरा अपना ख्याल था कि मियां साहब को 6 हफ्ते की जो है वो कबूल नहीं करनी चाहिए थी घर जाने की। मतलब एक वो था, उन्हें पता था कि वापस वहीं आना है, और हुआ कुछ भी नहीं। 6 हफ्ते बड़े अच्छे लगते हैं आपको इस वक्त? नहीं तो क्या करते हैं मियां साहब? हाँ क्या करते हैं? कहते मैं नहीं जा रहा, हाँ मैं जेल में हूँ। जैसे पहले भी ये बात अब नून लीग एज पर बयानिया अगर चल रहा है तो एज पर बयानिया ये बात हो रही है ना यहाँ पे यार। और तो फिर तो इसका मतलब आपने वो नजरियाती वाला जो अपना बयानिया है खुद कॉम्प्रोमाइज किया ना, कि पहले आप 6 हफ्ते के लिए चले गए, ओके चले, वो भी हो गया कि तो 6 हफ्ते उसके बाद कराया, अब दोबारा नजरियाती हो गए। नहीं ना, इलाज ये इलाज कराया, लेकिन आपने एक दरखास्त भी डाल दी ना सुप्रीम कोर्ट में कि जी वो उन्हीं डॉक्टरों से इलाज कराना है जो लंदन में है ना। तो इंसान अपनी बीमारी के लिए क्या क्या नहीं करता, आपको तो सर बिल्कुल करता है, लेकिन फिर वही आप वाली बात है, या तो नजरियाती आदमी को मर जाना चाहिए क्या होना नहीं, मतलब एक तो बीमारी और एक तो बयानिया ना यार। ये आपके साथ सिर्फ डेविल्स एडवोकेसी कर रहे हैं यार, मतलब क्या इनको इतना सीरियसली ना लेना। अब जो भी कुछ भी कहेंगे ना, इसको कोई ना कोई घुमा के मैं मुंह पे ही मारेगा यार। आखिर तो हमने प्रोग्राम को दिलचस्पी नहीं तो क्या, मतलब हमें भी तो कुछ खेलना होता है यार। आपको पता है सियासी सेगमेंट हमारे लिए पूरा खींचना भी बड़ा मसला होता है, मसला होता है ना यहाँ पे बैठे हुए यार। प्रोग्राम ऐसे ही खींचेगा ना यार, अब और कैसे हम खींच सकते हैं। लेकिन फिर भी मतलब मैं फिर भी वर्कर को सैल्यूट दूंगा कि यार बिल्कुल यार, मतलब स्विच ऑन होता है तो सब भी ऑफ होता है, सब खामोश हो जाते हैं। ये भी मतलब कब तक ये सिलसिला चल सकता है? हमेशा तक ये यार मेरे ख्याल में तो चलेगा, क्योंकि यार एक ऐसे दौर में जबकि हर आदमी के बारे में शुबा है कि कहीं ना कहीं बिका हुआ या उसकी तारें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, एक आदमी अगर पार्ट टाइम नजरियाती बन रहा है तो आपको मसला क्या है? मेरे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो जुज़ वक्ती नजरियाती हो सकता है। नहीं, जुज़ वक्ती नजरियाती मेरे ख्याल में लीडरशिप हो रही है, यहाँ वर्कर नहीं हो रहा। जुज़ वक्ती नजरियाती जो है ना, ये वर्कर कौन सी चिड़िया का नाम है सर? जो उनके साथ साथ वो आप देख रहे हैं ना, ये फुटेज भी चल रही है, मुड़ के देख लें। जो उनकी दिल पिशोरी जो है वो उसके लिए दिल पिशोरी है या बाहर देखिए, आम आदमी का तो बेचारे का इस मुल्क में यही होता है ना कि गाड़ी के पीछे भागो और नारे लगाओ, जिंदा है भुट्टो जिंदा है, और ये हो जाएगा, और नवाज शरीफ जिंदाबाद, और ये तब्दीली आएगी। मतलब इमरान खान का भी नाम ले लें, तब्दीली आएगी क्या है? तब्दीली आएगी, ये तब्दीली आएगी, इमरान खान का ही तो नाम है। और मतलब क्या हो गया है वो सर? सॉरी, हाँ यार थैंक यू। मेरे ख्याल में अगले सेगमेंट में जाना है। नहीं आपको आखिरी बात करनी है तो बिल्कुल आप नहीं लास्ट क्वेश्चन अगर फाइनली नहीं भाई, हमें इतनी बात करनी थी। बहुत हो गया, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और काफ़िला तो कोट लखपत जाने का पहुंचेगा, तो हमने सोचा कि दूसरे इश्यूज़ भी हैं।
आपको याद होगा 17 अप्रैल यानी गुज़िश्ता माह हयाताबाद पेशावर का जो एरिया है फ़ेज़ 7 में, वहाँ एक ऑपरेशन हुआ था और जो 17 घंटे चला, और कहा जाता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो कम ही देखा गया है, जिसमें मुबैना दहशतगर्दों और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के दरमियान जो है वो मुसलसल फायरिंग का तबादला हुआ। एक पुलिस के एक ASI हैं कमर आलम, वो शहीद हुए, और उसके अलावा ये भी खबर आई कि FC के एक जवान जो हैं उसमें ज़ख्मी हुए थे, बाद में जो है वो खासे सीरियस भी थे। अब मुझे नहीं पता कि नहीं उनके भी वो भी शहीद हो गए थे। तो इस ऑपरेशन के बाद इनिशियली बड़ी स्केची डिटेल्स आई थी, और उसके बाद एक मुहिम शुरू हो गई जिसमें ये कहा गया कि ये ऑपरेशन जो है जनाब ये इसमें ये ऐसे ही था और इसमें कुछ नहीं निकला। तो उस वक्त भी क्योंकि पुलिस के अहलकार शहीद भी हुए थे, तो हमारे जो डॉन अखबार के वहाँ पे एक स्पेशल रिपोर्ट आई जिसमें पहली दफ़ा ये इंकशाफ किया गया कि ये ऑपरेशन का मकसद क्या था, और इसके जो मकसद था वो बेसिकली पेशावर में जो PTI गवर्नमेंट के 2 जो वज़ीर हैं उनके ऊपर कातलाना हमला भी उसमें आया। रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें करने की प्लानिंग की थी। अमजद अली जो रिंग लीडर था इसका, वो तुर्की चला गया था, वहाँ से वो वापस आया। और अब आज जो है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इस केस को पेशावर के एक सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस, वो उन्होंने बहुत रेगुलरली फ़ॉलो किया जब से ये ऑपरेशन हुआ, और जब उस घर को भी गिराया गया धमाका खेज़ मवाद से। तो आज हमारे साथ वही मौजूद हैं पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार। जी इफ्तिखार, बताइए कि क्या हुआ इनिशियली जब ऑपरेशन हुआ, तब क्या हुआ और उसके बाद क्या तफसील आई? देखें, जैसे आपने कहा कि ऑपरेशन की डिटेल्स जो है वो काफ़ी स्केची थी, तो वो स्केची इसलिए थी क्योंकि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। ज़्यादातर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ थी उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक और इंटेलिजेंस ग्राउंड्स पर वो कार्रवाई उसमें हुई थी। पुलिस की शमूलियत उसमें काफ़ी लेट थी। तो अगर आपने देखा भी होगा जो पुलिस की ब्रीफिंग थी वो ऑलमोस्ट वाक़ये के 10 से 11 दिनों बाद जो है वो उन्होंने ब्रीफिंग दी और डिटेल्स जो हैं उसकी वो बताई थी। नंबर 1 ये जहन में रखते हुए। सेकेंडली, जो ऑपरेशन के दिन जो वाक़यात जो है वो हुए थे, तो ये काफ़ी टारगेटेड ऑपरेशन था, और जिस बंदे का आपने जो है वो नाम लिया, जिसका लाइक जो मेन बंदा था, जो रिंग लीडर था, तो जी अमजद ऑलमोस्ट 7 उसके एलियसेस थे, और तकरीबन जो है 2017 से फरवरी जितने भी वाक़यात जो हयाताबाद का एरिया है, ये वो एक बहुत टेक्निकल किस्म की जो है लाइक डिटेल है कि जिस जगह पर ये कार्रवाई जो है फ़ेज़ 5 के अंदर, अगर आपने देखा हो तो जो उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसमें भी लिखा गया है, फ़ेज़ 5 बेसिकली वो जगह है जहाँ पर पेशावर में सरकारी मुलाजिमीन जितने हैं उनकी रिहाइश गाहें हैं। तो जितने वाक़यात इनके लाइक टारगेटेड ऑपरेशंस जो इन्होंने किए हैं, और जिस ग्रुप के साथ इनकी एफिलिएशन थी TTP की, जिन्होंने इनको बाकायदा ओन किया है, तो ये इस एरिया के अंदर इनके ऑपरेशंस थे। जो वाक़या जिस दिन के बारे में लाइक उसकी डिटेल्स अभी तक सामने आई हैं, तो उसमें भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि लाइक लोकेशन तो इनकी ट्रेस हो गई थी, और जिस वक्त जो ASI थे, जो क्योंकि इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स जो हैं वो पुलिस के साथ मिलकर वो कार्रवाई कर रहे थे, इट वॉज अ ग्राउंड ऑपरेशन, और जब वो ASI के साथ मिलकर फ्रंट गेट पर गए तो सबसे पहले जो है वो सवाल ये पूछा था कि इनकी रिहाइश कहाँ के हैं, ये कहाँ के लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। तो जो फर्स्ट कैजुअलिटीज़ थी वो पहले 10 मिनट के अंदर जो है वो हुई थी, क्योंकि जिस बंदे से पूछ-गुछ जो है वो जारी थी, वो ASI का हाथ लेकर उसके साथ तकरीबन 12 से 13 मिनट तक जो है वो गुफ्तगू उसकी हुई थी, और वो यही कह रहे थे कि हम अंदर जाके देखना चाहते हैं कि है क्या। तो बार बार यही जो है वो कर रहा था, इंसिस्ट कर रहा था कि अंदर औरतें हैं और बच्चे हैं, वैसे ऐसा कुछ था नहीं। बाद में उसको हाथ से पकड़ कर जो है वो खींच कर वो दरवाजे के अंदर ले गए, जहाँ पर अंदर जो खड़े लोग थे उन्होंने फायरिंग की। तो जो रिटेलिएशन में जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की थी, तो उसमें जो है वो दहशतगर्द भी मारा गया, और उसके साथ एक पुलिस जो है उस तरफ से फायरिंग में जो है वो मारा गया। उसके बाद जब लाइक बाकायदा ऑपरेशन का आगाज़ हुआ, तो ये अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर एम्यूनिशन इनके पास कितना है। तो जो रिपोर्ट है ऑफिशियल, उसमें ये बात बहुत क्लियरली जो है वो मेंशन्ड है
कि जो ही ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद जो है अंदर से ग्रेनेड जो है वो फेंके गए। फिर सबसे पहले कॉर्डन में पुलिस को बुलाया गया, उसके बाद फिर रेगुलर मिलिट्री आई, लेकिन चूंकि वो एरिया रेजिडेंशियल एरिया था और उसके इर्द गिर्द जो है वो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी थी, तो ध्यान इस बात का रखा गया था कि अगर ज़्यादा जो है वो डैमेज किया गया तो इर्द गिर्द के घरों को भी नुकसान जो है वो पहुँचा जा सके। तो सबसे पहले तो एरिया के अंदर जो लोग थे उनको इवैक्यूएट किया गया और बाद में जो है वो SSG के जो है वो ऑपरेशन शुरू हुआ। तो तकरीबन सुबह 5 से 6 बजे के दरमियान में जो है वो सबको न्यूट्रलाइज जो है वो कर दिया गया था और उसके बाद जो है वो सारी डिटेल्स जो है वो सामने आ गई। बिल्डिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बहुत सारे लोगों को ये तशवीश थी कि बिल्डिंग जो है वो क्यों डैमेज हुई। तो जो BDU की रिपोर्ट थी वो बहुत क्लियर थी कि जो इसमें जो सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं वो इस्तेमाल किए गए, जो लाइक डेटोनेशन के वक्त उनको डिफ्यूज़ किया जा सकता है डेटोनेशन से पहले, तो वो फायरिंग के दरमियान में काफ़ी डैमेज किए गए थे। और ये अंदाज़ा लगाया गया था कि जो मोटरसाइकिल बॉम्ब है अगर वो ऐसी जगह पर जो है उसको एक्सप्लोड कर दिया जाए, यानी एक्सप्लोड नहीं बल्कि डेटोनेट कर दिया जाए थ्रू वाटर डिस्चार्ज जो इनका मैकेनिज्म है, तो इर्द गिर्द के घरों को जो है वो नुकसान होगा। बट व्हाट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड वाज लेटर ऑन आफ्टर द एक्सप्लोजन टुक प्लेस कि जो मोटरसाइकिल है वो ऑलमोस्ट 48 kgs के 2 बॉम्ब्स के साथ भी कनेक्टेड था, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो मुनहदिम जो है वो। अच्छा, ये ऑपरेशनल डिटेल्स अभी तक जो है आज ये खबर आई थी कि एक वन ऑफ दी जो ज़ाहिर है उसके बाद ऑपरेशन हुआ और लोग भी पकड़े गए जी। तो आज एक कन्फेशनल स्टेटमेंट भी सामने आई है यासिर शम्स की, तो उस बारे में बताइए कि वो जब अदालत में पेश किया गया तो उसने जो इतराफ़ किया है वो क्या है? देखें, उसमें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो एक कन्वेंशनल जो हमारा एक पर्सपेक्टिव है कि टेररिस्ट वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो कन्फेशनल स्टेटमेंट में ये लिखा गया कि वो एक प्राइवेट कंपनी के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर था, उसके वालिद जो है वो स्कूल में प्रिंसिपल है। और दूसरी बात जो सामने आई है वो ये भी कि उसने वो इंजीनियरिंग का जो है वो तालिब इल्म था और उसने वो सारी कन्फेशन की है कि वो जज के ऊपर जो अटैक जो हुआ था उसको किस तरह प्लान किया गया और जज को इसलिए अटैक किया, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट का हिस्सा जी। तो जज को कन्फेशनल स्टेटमेंट में ये लिखा गया है कि उनको ये बात बताई गई थी कि जो जज हैं वो शकील अफरीदी को शायद बरी करना चाहते हैं, इसलिए उनको अटैक जो है वो करना चाहते हैं। लाइनी एक किस किस्म की जो है वो स्टेटमेंट उसने भी लिखी हुई है, इट्स अ रिटन स्टेटमेंट एंड इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। सेकेंडली जो उसमें जो बात जो है वो लिखी गई है वो इस मौजूदा ऑपरेशन से पहले जो उनकी कार्रवाई थी, जिसमें बहुत क्लियर कट उसने मेंशन किया है कि जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो तहरीक इंसाफ की स्टूडेंट बॉडी है, हयाताबाद के अंदर जो बाग नारान का एरिया है वहाँ पर एक कन्वेंशन जो है वर्ल्ड किया गया था, जहाँ पर 2 PTI के जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं KB के, एक आतिफ खान साहब और एक जो है शाहराम तरक़ई साहब, उनको जो है वो टारगेट करने का मंसूबा जो है वो जो, लेकिन जो उसकी डिटेल्स जो लिखी गई हैं उसमें एक चीज़ जो है वो बहुत स्केरी भी है, क्योंकि एज़ पब्लिक जब हम इंटरेक्शन जो है वो करते हैं तो अमूमी तौर पर ये ख्याल रखा जाता है कि हम बहुत सेफ स्फीयर में जो है काम कर रहे हैं, लेकिन वो सुसाइड बॉम्बर स्टेटमेंट के मुताबिक वो टाइम पे जो है वो उस जगह पर नहीं पहुंच सका और जब उसे पूछा गया वो लेट आ गया, जब तक मिनिस्टर्स वगैरह सब निकल चुके थे, तो उसने कहा कि रास्ते में उसने गाड़ी के साथ जो वो एक्सीडेंट किया था, जिसकी वजह से वो कुछ लोग उठे और उसको 2-3 थप्पड़ भी मारे और वो कॉम्पनसेशन उसे जो है वो डिमांड की कि हमारी गाड़ी को आपने जो है वो डैमेज किया था, इसलिए वो जो है वो लेट हो गया था और ये कार्रवाई जो है उस टाइम पर नहीं हो सकी। तो यानी कि बाकी जो आपने जो जिक्र किया है जी इफ्तिखार प्लीज कैरी ऑन, जो आपने जिक्र किया कि उसकी डिटेल्स नहीं थी और जो लाइक कुछ लोग वो सामने आए और कहा कि लाइक शायद इनोसेंट सिविलियंस को जो है मारा गया या लोकल लोग जो है उठ के आ गए, तो गालिबन लगता ऐसा है कि इनके फैमिली को डिटेल्स तो बताई गई थी, लेकिन शायद इनको अंदाज़ा नहीं था कि किस दर्जे तक जो है वो लिंक्ड अप थे। कुछ मैं आपसे अगर डिटेल्स जो है वो शेयर करूं, क्योंकि पेमरा ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम्स और जो टेररिस्ट मवाद है उसके ऊपर जो है वो पाबंदी जो है वो आयद की है कि वो पब्लिक में हम लाइक मीडिया वाले जो है बयान नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी डिटेल्स जो है वो सामने आई है। पर्टिकुलरली जो TTP ने अपनी नशरियात जो है वो शुरू की हुई हैं, उसमें बाकायदा तौर पर एक पूरा बुलेटिन इनको जो है वो था जिसमें बाकायदा इनकी टेलीफोन कॉल्स जो है वो सुनाई गई हैं उसमें अंदर जो राब्ते में, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ये जो ग्रुप था ये TTP से एफिलिएटेड था, तो क्या पूरा का पूरा ग्रुप बस्ट हो गया है? ये क्या डिटेल्स हैं? इस ग्रुप का कोई अलग से नाम था, क्या था? मुफ्ती शम्स ग्रुप। देखें, जो वो तो ज़रार साहब ने आपको बता दिया है, मुफ्ती शम्स और फाजी बाबा जो एक ग्रुप था जो अफ़गानिस्तान से जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंस के मुताबिक ही उनके साथ जो है वो इन टच थे,
लेकिन बेसिकली अगर हम देख लें तो ये वो ग्रुप था जो सिक्योरिटी ऑफिशल्स और गवर्नमेंट ऑफिशल्स को हयाताबाद के अंदर फरवरी 2017 से जितने भी वाक़यात हुए हैं उन सब में इनकी जो है मुलम्मिस होने की जो है वो शवाहिद जो है वो सामने आए हुए हैं, उसी बेस पर जो है। और ये अभी तक जितने भी यहाँ पर हुए हैं लाइक ऐसे वाक़यात जिसमें पुलिस के AIG को जो है वो टारगेट किया गया, इससे पहले भी जजेस के वैन के ऊपर जो है वो सुसाइड अटैक जो है किया गया। और जो मोडस ऑपरेंडाई है वो यही था कि अफगान सुसाइड बॉम्बर, क्योंकि नादरा से उसकी कोई तस्दीक वगैरह नहीं हो सकती थी आइडेंटिटी की, उसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर जो है वो इन ऑफिशल्स को जो है वो टारगेट जो है वो कर रहे थे, और उसके वो एब्सोल्युटली ब्लाइंड स्पॉट था। तो उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे नहीं चल सकी राइट अंटिल दिस पॉइंट कि जब इस गैंग को जो है वो बस्ट कर दिया गया और उसे जो बंदूक जो है वो बरामद हुई तो उसके खौल जो थे वो फॉरेंसिक मैच जो है वो कर गए उसी उन्हीं खौलों के साथ जो जज को जो है वो टारगेट वो किया था। तो ऑब्वियसली वो पूरा लिंक जो है वो ट्रेस जो है वो। चलिए इफ्तिखार, एक ब्रेक लेनी है हमें, यहाँ ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक जी। अब अक्सर हमने देखा है कि मतलब अफवाहें और प्रोपेगेंडा फैलाना बहुत आसान होता है जहां पर शवाहिद की कमी हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक 17 घंटे का मुकाबला चला है, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, अनगिनत शवाहिद सामने हैं। सुसाइड बॉम्बर जो वुड बी सुसाइड बॉम्बर था इमरान मोहम्मद, उनका अफगान पासपोर्ट भी बरामद हुआ है। TTP की बाकायदा कम्युनिकेशंस हैं, मुफ्ती शम्स ग्रुप के साथ जो लिंक्स हैं वो भी क्लियर हैं, और फिर एक कन्फेशन भी है आपकी यासिर शम्स की, और उसके साथ साथ इतना बारूदी मवाद था इस बिल्डिंग में कि पूरी बिल्डिंग को तबाह करना पड़ा। और ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है फ्रैंकली स्पीकिंग कि इतनी पॉपुलेटेड एरिया में आपने किसी और को मतलब जो कोलैटरल डैमेज हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी आपने प्रिवेंट किया। और सिक्योरिटी एहलकारों का ये भी कहना है कि आप इनकी टेक्नोलॉजी भी ज़रा देखें कि बाकायदा क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था सर्वेलेंस के लिए, जो फ़ोन तक लाइव फीड भेज रही थी। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा है, और कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पर भी शायद हमने ये चीज़ें देखी हैं, कि कुछ लोग मानने के लिए फिर भी तैयार नहीं। तो इफ्तिखार, ये कैसे है यार? मतलब जब सारी चीज़ें सामने भी होती हैं तो फिर भी लोग कह सकते हैं कि जी नहीं 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 ये तो ड्रामा हुआ है। ये कैसे होता है? देखिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद सहाफ़त जो है, क्योंकि हमें भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म का जो है वो सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑन ग्राउंड सिचुएशंस कुछ और होती है और पब्लिक सेंटिमेंट शायद कुछ लोगों की कुछ और वो चाहते हैं। तो जो फैक्ट्स होती हैं उसी के ऊपर जो है वो बात जो है वो हो सकती है। और पश्तो में एक बहुत अच्छा मुहावरा है, वो कहते हैं कि जब तक जो है वो सच सच सामने आता है तब तक जो है वो झूठ ने वो काफ़ी गांव जो है वो बर्बाद कर दिए होते हैं। तो कुछ ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि वो मीडिया के साथ और पब्लिक के साथ जो है वो शेयर किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली दहशतगर्दी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे मौजूदा सिस्टम्स को जो है वो क्रिपल कर देती है, और उसके लिए इनोवेटिव जो है वो होना पड़ता है। तो आई थिंक कि बहुत सारे शवाहिद जो है वो सामने जो है वो आ गए हैं, और इट्स अ वेरी बिग थिंग कि इतने बड़े जो है वो साने से शहर को जो है वो बचा लिया गया है। बेशक। और बहुत इसमें मसला ही इफ्तिखार ने बिल्कुल सही बात की है कि जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म हो, कोई ना कोई रियासती स्पोक्समैन अगर फ़ौरन आके मोटी मोटी चीज़ें बता दे जो कि बताने लायक हैं, तो आधी अफवाहें वहीं खत्म हो जाती है पैदा होने से पहले आधी। लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको फिर भी मिलेंगे, तो इसमें रियासत को भी कुछ करना नहीं। बिल्कुल, लेकिन देखिए रियासत भी एक हद तक कुछ कर सकती है। अगेन आई एग्री विद यू, आधी अफवाहें वहां पर बन जाती है ना। जैसे कहते हैं ना कि यार ये जो साहब है ना, ऐसे 99% 99.99% जरासीम मर जाते हैं, वो जो 0.01 जरासीम है ना यार, वो किसी के काबू में भी नहीं है। और यहाँ पर जो ख़तरनाक बात है ना कि जी मतलब देखें ऑपरेशंस होते हैं, और कभी कभी ऑपरेशंस में कोलैटरल डैमेज भी होता है, हमने हज़ारों दफ़ा देखा, कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। लेकिन जब इतनी क्लियर चीज़ के ऊपर भी प्रोपेगेंडा किया जाएगा तो दिस इज देन, जैसे कहते हैं, गिविंग एड एंड कंफर्ट। उसका तोड़ यही है कि जो रियलिटी है वो कितनी जल्दी सामने लाई जाती है, उसका उसके अलावा कोई तोड़ नहीं है। हाँ यार, ये भी है। लेकिन ये कि डॉन ने फिर स्टोरी भी की, फिर वो जैसे कह रहे हैं पुलिस वालों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बाय द टाइम उस गैप के दौरान जो है ये सारी की सारी अफवाहें फैल गई। हाँ, तो मैं फिर भी कहूँगा कि जिन्होंने अफवाहें फैलानी होती हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए, उन्होंने फिर भी फैलानी होती हैं। बिकॉज देखें पहले भी ये चीज़ें सामने आई थी, और मुझे याद है कि सोशल मीडिया पर बार बार लोग कहते हैं कि नहीं ये ड्रामा है। तो उसे एक बुनियादी सवाल पूछें कि जी अच्छा से ये ड्रामा है,
तो इन दो जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, अगर सिंपल हम लॉजिक की इस्तेमाल करें, खुदकुशी की थी ताकि ये ड्रामा कामयाब हो आपका। आई मीन ये ऐसे लोग होते हैं ना कि फिर जिन पर किसी किस्म का लॉजिक चल नहीं सकता। आप उनके सामने वो टीटीपी का बयान भी लाएंगे, उनका नहीं जी ये तो फोर्स्ड है। तो जब आप तुले हुए हो, क्या जरूरत है जो इतने छोटे से तादाद के लोग हैं उन्हें आप कायल करने में पूरी तवानाई लगा दें, फिर उन्हें इग्नोर कर दें। अगर कम होते तो फिर इग्नोर होते ना सर, इसीलिए तो हम इस पे बात कर रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर ऑल द डिटेल्स। जी एक बस यही है, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। गुज़िश्ता महीने मीडिया में एक ख़बर बहुत ज़्यादा तशहीर पाई थी और वो थी कि कराची में गुलिस्तान जौहर के इलाके में जो दारुस्सेहत अस्पताल है वहाँ 9 माह की बच्ची नशवा, उसको गलत इंजेक्शन दे दिया गया और फिर उसका जिस्म मफलूज हो गया, उसे दूसरे अस्पताल मुंतकिल हुआ और किया गया और फिर वो जाँ बर नहीं हो सकी, जाँ बहक हो गई। उसके बाद चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर ये हॉस्पिटल जो है वो सील कर दिया गया। जो FIR कटी उसमें 13 अफराद को बतौर मुलजिम नामजद किया गया। 4 दिन पहले सिंध हाई कोर्ट ने ये जो सील है इसको ख़त्म करने का हुक्म दिया, लेकिन आज एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जो अदालत है उसमें दारुस्सेहत के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे आमिर चिश्ती और डिप्टी CEO सैयद अली फरहान जी, उन्होंने क़ब्ल गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्त दाहिर की। जज ने वो दरख्वास्त जैसे ही मुस्तरद की उसके बाद दोनों ओहदेदारान दारुस्सेहत के जो हैं वो पतली गली से आराम से निकल लिए। यही पतली गली जो अभी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, निकलवाए गए। आप देखें वो आगे उनका लॉयर जो है इधर से ये वाली गली, ये वाली गली है यार, यहाँ से जाओ। हाँ। अच्छा, नशवा के जो ख़ानदान के वकील हैं मुनीर अहमद गुलाल, उनका कहना है कि मौके पे जो मौजूद IO सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम खान थे, उन्होंने भी दोनों को हिरासत में लेने की कोई कोशिश नहीं की। वो आराम से जो मतलब वीडियो आप मतलब ये देखिए। अच्छा ये भी तो चेक करें एक सेकंड वसीम साहब, जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? उर्दू में लिखा जा रहा है फरार हो गए, हाँ, अंग्रेजी में लिखा हुआ एस्केप्ड। अच्छा, जब लिखा आता है ना कि एस्केप्ड फ्रॉम कोर्ट, मेरे जहन में आ रहा है कि यार दीवार फलंगी, बंदा सामने आया और उसको धक्का दिया, या फिर मतलब मास्क पहन लिया, बुर्का पे पहन के निकल एस्केप नहीं था। नहीं, ये तो वॉकआउट है यार। अच्छा, ये कोई पहला वाकया नहीं है। जो 13 मैंने कहा कि मुलजिम नामजद किए हैं, उनमें से 6 मफरूर हैं, सिर्फ 4 जो हैं वो तंबू हैं। अदालत ने उन्हें 11 मई को जो है 6 को बाजियाब करके कहीं से भी पेश करने का हुक्म दिया है। लेकिन ये फरार का पहला वाकया नहीं है। इसी केस में 4 दिन पहले 3 अप्रैल को अस्पताल के एक डायरेक्टर हैं डॉक्टर इरफान असलम और डॉक्टर अतिया अहमद, उन्होंने भी क़ब्ल गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्त दी, अदालत ने मुस्तरद कर दी और वो भी इसी तरह निकल गए थे। उसके बावजूद एक नज़ीर मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने आज भी कोई तकल्लुफ़ नहीं किया कि एक वाक़या इसी तरह का इसी अस्पताल के हिसाब में पहला हो चुका है तो कोई एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ले। वो कोई मूड में ही नहीं था। अच्छा, लेकिन एक छोटी सी करेक्शन कर दूं, जहाँ तक मेरे पास जो स्टोरी है उसमें जो पहले वाक्य में जो अगेन मैं फरार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, जिन्होंने पहली दफ़ा वॉकआउट किया था, वो बिल्कुल डॉक्टर नाइट ड्यूटी डॉक्टर अतिया अहमद साहिबा थी और फिर चीफ मेडिकल हेड डॉक्टर शर्जील हुसैन थे। चलें, मेरे ख्याल आपके पास दूसरा नाम है। बहरहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें होता यह है कि वकील को अगर ख़तरा होता है ना, क्योंकि मैंने कोर्ट जब कवर किए थे तो यही होता है, वकील को जिस रोज़ ख़तरा होता है ना जमानत, तो वो अपने क्लाइंट को कहता है बिल्कुल दरवाजे के पास वाली सीट पे आप बैठ जाएं, और वो फिर आगे चला जाता है। पुलिस भी उधर ही आगे कहीं होती है। द मोमेंट वो होता है वो फ़ौरन मुड़ता है और उन्हें या तो इशारा कर देता है। इस केस में तो भाई ने लीड किया ना। यार आपने कभी स्कूल में क्लास बंक किया, कॉलेज में क्लास बंक किया? उसका भी बिल्कुल यही तरीका होता है कि यार देखो हमने निकलना है ना यार, तुम बिल्कुल जो दरवाजे के साथ वाली जो है ना बैक रो में अच्छा, और खासतौर पर किसी लंबे स्टूडेंट के पीछे नहीं। अभी क्या तुमने नहीं किया ऐसा? नहीं, मैं लेकिन हम लोग तो प्रॉपर एस्केप करते थे, दीवार टाप के छलांग मारते थे। नहीं, दीवार टाप नहीं, लेकिन क्लास रूम से निकलने के लिए तुम दीवार पर नहीं टापोगे। अच्छा, मुझे एक बात जरा समझाइए। आप लोग चूंकि आप लोग एस्केपिस्ट हैं, क्लास में छलांगते रहे हैं, अभी आप बता रहे हैं। अच्छा, नहीं वो तो मुझे अपने तजर्बात की रोशनी में बताइए कि जब बंदा इस तरह
फरार होता है, हाँ, तो उसके बाद उसका क्या ख्याल होता है कि उसे दोबारा ट्रेस नहीं किया जा सकता, वो गिरफ्तार नहीं हो सकता, उसका क्या प्लान होता है कि यहाँ से वो ईरान चला जाएगा, अफगानिस्तान चला जाएगा? मैं तो सिर्फ यही ख्याल मैं तो सिर्फ क्लासों से फरार हुआ हूँ और एक दो महफिलों से जो बहुत बोरिंग। आप बताएं कोर्ट, उसके बाद कोर्ट का बताओ। मैं तो ऐसा बदनसीब था कि मैं एक दफ़ा कॉलेज की मैंने दीवार टापी और वो हमारे साथ कवर्ड मार्केट थी इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ की, सामने से प्रिंसिपल चलता हुआ आ रहा था। तो वो तो मैं आपके सवाल का जवाब है कि पकड़े तो आपने जाना ही है। तो फिर क्यों होते हैं फरार? सर देखिए फरार इसलिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लेवल का आदमी जो है, वो बात है, कहाँ छुपोगे तुम यार, मतलब कहाँ जाओगे, क्यों जा रहा है? नहीं वो तो सर एक अनपढ़ मुजरिम का तो चलो समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है। हमारे मुल्क में तो यही होता है ना कि आप बस फरार हो गए और फिर आप पुलिस को ले दिला के वो कर लेते हैं और हम दोबारा एक दरखास्त दायर कर देंगे तो पुलिस वुड नॉट कम टू अरेस्ट यू। वो अब यही अगर अरेस्ट करने का पुलिस का इरादा होता, और जिन केसेस में होता है ये मैंने देखा, तो पुलिस भी वहीं चौकन्ना होकर दरवाजे के साथ होती है कि बेटा बाहर निकल के दिखा। तो वो जो है यहाँ पर मेरे ख्याल में पुलिस ने भी कहा हम देख लेंगे, अच्छा ज़रा वो करके पुलिस ने भी उधर मुंह किया और ये यहाँ से निकल गया। वकील और पुलिस और वकील भी मिले हुए होते हैं। वकील पहले ही कह देते हैं कि भाईजान अगर वो एक आखिरी सवाल, यानी वकील को और पुलिस को फुल पेमेंट हो चुकी थी, तो जाहिर सी बात है। अलेजिडली नहीं पूछ रहा हूँ। एक आखिरी सवाल सर, इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए, ये इस तरह फरार होने ये कोई क्राइम है, इसका कोई दफा होता है या ऐसे ही दफा हो जाओ? या नहीं दफा क्या मतलब, वो पुलिस को गिरफ्तार अब एब्सकॉन्डर तो है ना, वो तो एब्सकॉन्डर के लिए फिर पूरा प्रोसीजर होता है ना, वो आपको 3 महीने का कि जनाब आपने अदालत से वो हुए तो फिर वो पुलिस पर्चा करेगी उसी कोर्ट में कि जनाब वो वहां से फरार हो गए, तो अब आप उनके वारंट इशू करें, फिर एक और वारंट नहीं, फिर तो हाँ, ये अच्छा वकील है, मुझे भी ये वकील चाहिए। और मैं अब और क्या कह सकता हूँ। फिलहाल प्रोग्राम से फरार होने का वक्त आ चुका है। कल दोबारा जो है पेशी पे हाजिर होंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।